नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मानिक चोपड़ा है। मैं नारायणा हॉस्पिटल अहमदाबाद में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस के लिए एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और क्लिनिकल लीड हूँ। इस वीडियो का पर्पस बेसिकली स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस के बारे में अवेयरनेस करने के लिए है। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस मेनली एडल्ट पेशेंट्स में, उम्र वाले पेशेंट्स में वैल्व रिप्लेसमेंट से डील करता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनका एज 80 ईयर्स के ऊपर होता है, उसमें हार्ट का एओर्टिक वैल्व डीजनरेट कर जाता है और उसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस जैसी बीमारी का डेवलपमेंट होता है। इस बीमारी में पेशेंट को चलने पर सांस चढ़ता है, चलने पर छाती में दर्द होता है और लेटर स्टेजेस में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स और साइंस नज़र आते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस एक बार जब सिम्टम्स पेशेंट को शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उनका मीन सर्वाइवल 4 से 5 साल से ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए एओर्टिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक एओर्टिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट ऑपरेशन के द्वारा, मतलब सर्जरी के द्वारा होता था, जिसमें पेशेंट का चेस्ट को खोलना होता था, हार्ट को एक्सपोज करके, हार्ट बीट बंद करके वैल्व, पुराना वैल्व निकाल के नया वैल्व लगाना पड़ता था। इसके लिए एक तो पेशेंट के छाती को खोलना होता था, दूसरा हार्ट लंग मशीन का ज़रूरत पड़ता था, तीसरा रिकवरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में लगते थे और उसके बाद घर पे करीबन 15 से 20 दिन लगते थे। परंतु ये ट्रीटमेंट बहुत सालों से चल रहा है और बहुत स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और अच्छे हैं। पर काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिनमें और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट का पंपिंग कम होना, ऑटो इम्यून डिजीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या मरीज़ का बहुत पतला या फ्रेल होना। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी बहुत हाई रिस्क हो जाता है और कुछ पेशेंट्स को सर्जरी डिनाई भी किया जाता था। ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट नाम की एक प्रोसीजर डेवलप की गई, जिसमें बगैर चीरफाड़ के अधिकतर पैर के रास्ते, जिसे हम ग्रॉइन कहते हैं, ग्रॉइन के रास्ते हम कैथेटर पे वैल्व चढ़ा के, कैथेटर पे वैल्व माउंट करके उसको हार्ट तक ले जाते हैं और वहाँ पे एओर्टिक वाल्व, जो नेटिव एओर्टिक वाल्व है, पेशेंट का खुद का एओर्टिक वाल्व है, उसके अंदर जाके उसको डिप्लॉय करते हैं। पहले जब स्टडीज़ की गई तो उनमें पता लगा कि ये डेफिनेटली सर्जिकली इनऑपरेबल पेशेंट्स में सर्जरी से बेटर है, और बाकी की ट्रायल्स में धीरे धीरे पता लगा कि ये इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप में भी सर्जरी से बेटर है या उसके बराबर है, और लो रिस्क ग्रुप में भी अभी रिसेंटली ये पाया गया है कि ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बराबर ही ऑलमोस्ट है। आज की तारीख में बुज़ुर्गों में डीजनरेटिव एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के पेशेंट्स में ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। प्रेजेंट वेस्टर्न वर्ल्ड में हर जगह ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट्स कितने होते हैं एक डेवलप्ड कंट्री में, आई विल से 60-40% का रेशो रहता है। 60% ट्रांसकैथेटर ट्रीटमेंट, 40-50% सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। इंडिया में ये थेरेपी के बहुत से पेशेंट्स हैं जो इस थेरेपी से बेनिफिट करेंगे, परंतु थेरेपी थोड़ा महंगा है। इसके लिए इसकी अवेलेबिलिटी और इसकी अप्रोच और इसकी पहुंच लोकल आदमी, बेसिक गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। वैल्व के रेट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि अगले कुछ वर्षों में ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर इंडिया में भी बनेगा। एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट जो ट्रांसकैथेटर तरीके से किया जाता है, उसमें 2 तरीके के वाल्व्स यूज़ होते हैं। एक जो बलून एक्सपैंडेबल वाल्व होते हैं, जो एक बलून के ऊपर चढ़े होते हैं, जिनको एओर्टिक वाल्व के अक्रॉस रख के बलून से इन्फ्लेट किया जाता है,
और दूसरे जो होते हैं वो सेल्फ एक्सपैंडिंग वैल्व्स होते हैं, जो एक कैप्सूल के अंदर कंप्रेस्ड होते हैं और कैप्सूल को एओर्टिक वाल्व के अंदर ले जाके धीरे से विड्रॉ किया जाता है, जिससे कि ट्रांसकैथेटर हार्ट वाल्व जो है वो अपने आप फ्लेयर होके वहाँ पे डिप्लॉय होता है। दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत प्रूवन हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बलून एक्सपैंडेबल वाल्व्स से ट्रीट होने चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सेल्फ एक्सपैंडिंग से ट्रीट होने चाहिए, और कुछ मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसे हैं जो दोनों वाल्व से ट्रीट हो सकते हैं। एडवांटेज ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का सर्जरी के ऊपर ये है कि पहली चीज़ चेस्ट को खोलना नहीं पड़ता, दूसरी चीज़ बाईपास हार्ट लंग मशीन का यूज़ नहीं होता, तीसरी चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। प्रोसीजर टाइम डेफिनेटली सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट से थोड़ा कम रहता है। पेशेंट अगर बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो अगले दिन दोपहर तक कम्प्लीटली मोबिलाइज होके अगले दिन शाम तक डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। रूटीन डे ऑफ डिस्चार्जेस अगर हम ओवर द वर्ल्ड देखें, स्पेशली यूरोप में, तो पोस्ट टैबी प्रोसीजर्स के करीबन 2 दिन के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और अपनी एक्टिव लाइफ जी सकता है। कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? एनी एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस विच इज़ डीजनरेटिव, जो उम्र वाले पेशेंट्स में हैं, वो सब में ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट आज की तारीख में सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट से बेटर गिनते हैं और बेटर है। मैं करीबन एक साल 1 महीना यूरोप में था, जहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस की फेलोशिप की, और मैं करीबन यूरोप की मार्केट में 4 ट्रांसकैथेटर वाल्व्स अवेलेबल हैं। चारों वाल्व्स को मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ और आई एम सर्टिफाइड टू यूज़ इट एज अ सोलो इम्प्लांटर। इंडिया की भी कंपनीज़ हैं जो वाल्व बना रही हैं। एक इंडियन कंपनी का वाल्व है जिसको माई वाल्व कहते हैं, और कुछ वाल्व्स अभी आने वाले हैं कुछ महीनों के अंदर, जिससे कि वाल्व्स की कीमतों में कमी आएगी और ये प्रोसेस और प्रोसीजर और पॉपुलर होगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे एल्डरली पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम होती है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में पेशेंट की 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, आपको उनका हार्ट रेट कंट्रोल करना होता है, और एक, उनको ब्लड थिनर्स देने होते हैं जिससे कि हार्ट में खून के क्लॉट्स नहीं बने जो दिमाग की तरफ जाके स्ट्रोक, या जिसे सामान्य भाषा में लकवा कहते हैं, वो कर सकें। सो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम एंटीकोआगुलेशन पे शुरू करते हैं तो वो एंटीकोआगुलेशन टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्लीडिंग, या तो यूरिन में ब्लीडिंग आना, या स्टूल पास करने के वक्त ब्लीडिंग आना, या दिमाग के रास्ते कुछ खून बहना, या किसी और जगह खून बहना। तो ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं। एक, जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो। दूसरा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एंटीकोआगुलेशन या ब्लड थिनर्स दे ही नहीं सकते, जिसको पहले से दिमाग में बहुत ज़्यादा कभी खून 2-3 साल पहले ब्लीड हो चुका है, जिसको इंट्राक्रेनियल ब्लीड कहते हैं। तीसरे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें डिस्पाइट एंटीकोआगुलेशन, मतलब डिस्पाइट गिविंग ब्लड थिनर्स, पेशेंट को सीवी स्ट्रोक हुआ है। और हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बाय चॉइस भी ब्लड थिनर लेना नहीं चाहते। सो ये 4 कैटेगरी जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं दे सकते, या वो पेशेंट जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, या वो पेशेंट जिसमें स्ट्रोक एंड ब्लड थिनर्स के बावजूद हुआ है, या वो पेशेंट्स जिसमें वो अपनी इच्छा से एक एक्टिव लाइफ जीने के लिए ब्लड थिनर्स अवॉइड करना चाहते हैं। ये 4 कैटेगरी के पेशेंट्स में हम एक प्रोसीजर जिसको लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज ऑक्लूजन कहते हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं। लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज एक हार्ट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन में 90 to 95% केसेस में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। सो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज ऑक्लूजन से हम
उस एपर्चर को बंद कर सकते हैं, उस अपेंडेज को बंद कर सकते हैं, और उसकी वजह से रेट ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के इंसिडेंस जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो इन 4 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में ये एक थेरेपी भी अवेलेबल है, और ये भी बगैर किसी चीर फाड़ के ग्रॉइन के रास्ते से, पैर के रास्ते से की जा सकती है। ऐसे ही काफ़ी पेशेंट्स के माइट्रल वाल्व में लीकेज होता है। अगेन एल्डरली पेशेंट्स जिनको फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन है या फिर प्रोबेबली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन है, माइट्रल वाल्व में लीकेज है, ऐसे पेशेंट्स में माइट्रा क्लिप अवेलेबल हैं जो माइट्रल वाल्व को क्लिप करके लीकेज कम करते हैं। ट्रांसकैथेटर वाल्व थेरेपी बाकी सब जगह पर भी, बाकी सब वाल्व्स के लिए भी डेवलप हो रही है, जिसको माइट्रल वाल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। इन सब पे ट्रांसकैथेटर वाल्व थेरेपी डेवलप हो रही है, और अगले कुछ सालों में ये एक डेवलप्ड स्टेज तक पहुंच जाएगी। पल्मोनरी वाल्व पे पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट एक एस्टैब्लिश थेरेपी है आज की तारीख में भी, उन पेशेंट्स के लिए जिनमें पहले कुछ बचपन में हार्ट की सर्जरी हुई है और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कंडुई है, उनमें वो ट्रांसकैथेटर पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट एक एस्टैब्लिश थेरेपी है। इसके अलावा हार्ट की से जो मेन आर्टरी निकलती है जिसको कहते हैं एओर्टा, जिसके में एओर्टिक डिसेक्शन या एओर्टिक एनेरिज्म हो सकता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट को तो हम उसको एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट से, मतलब अगेन ग्रॉइन के रास्ते से उसको स्टेंट लगा के ठीक कर सकते हैं। अगर किसी के पहले आर्टिफिशियल वाल्व लगे हुए हैं हार्ट में, मेटालिक या बायोप्रोस्थेटिक वाल्व, तो उसमें अगर कोई लीकेज है उसकी साइड से तो उसको भी डिवाइस लगा के बंद किया जा सकता है, जिसको पैरावैल्वुलर लीक्स कहते हैं, वो भी डिवाइस से क्लोज की जा सकती हैं। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि यंग स्ट्रोक, मतलब जो यंग पेशेंट्स हैं जिनमें लकवा हुआ है, उसमें अगर हमें लकवे का कोई रीज़न ना मिले तो कभी कभार उसमें हार्ट में एक पेटेंट फोरामेन ओवल होता है जो हार्ट के इंटरएट्रियल सेप्टम में एक होल है, उसमें अगर शंटिंग है तो पहले ऐसा माना जाता था कि उसको बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर अभी की कुछ स्टडीज़ में ऐसा आ रहा है कि उसको बंद करने से लिमिटेड फ़ायदा पेशेंट को मिल सकता है। हाउएवर इन पेशेंट्स में पेशेंट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट एज ए टीम असेस करते हैं कि इन पेशेंट्स को PFO क्लोजर से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसके अलावा ट्रेडिशनली कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ASD, VSD, बलून वाल्वोटॉमीज, बलून माइट्रल वाल्वोटॉमी, ये सब भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस का पार्ट हैं। मैं बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बट इन जनरल मैसेज ये है कि हार्ट वाल्व्स की जो ट्रीटमेंट है वो ट्रांसकैथेटर रास्ते से हो सकती हैं बगैर चीर फाड़ के, स्पेशली एओर्टिक वाल्व, स्पेशली डीजनरेटिव एओर्टिक वाल्व इन एल्डरली पेशेंट्स। बड़े बुजुर्ग लोगों में डीजनरेटिव एओर्टिक वाल्व के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये ट्रीटमेंट एक एस्टैब्लिश फॉर्म बन चुकी है। ऐसे ही एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हम एंटीकोएगुलेशन नहीं दे सकते हैं या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उन पेशेंट्स में लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज ऑक्लूजन एक एस्टैब्लिश थेरेपी है। फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन ड्यू टू डीजनरेटिव माइट्रल वाल्व डिजीज़ या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में भी माइट्रा क्लिप्स एक एस्टैब्लिश थेरेपी है। बाकी सब जगह नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं और अगले कुछ सालों में वो एक डेवलप्ड फॉर्म में पहुंच जाएंगी। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले हमने नारायणा हॉस्पिटल में एक बुज़ुर्ग का ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया है। इस पेशेंट में बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व था और हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, हार्ट का पंपिंग जिसे कहते हैं, वो काफ़ी कम था। प्रोसीजर हमने एक बलून एक्सपैंडेबल वाल्व से किया था, उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिला और प्रोसीजर के बाद करीबन 2 दिन बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाए। मेरा मैसेज यही है कि अगर किसी को
ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज ऑक्लूजन की ज़रूरत है, और किसी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान है, सो मैं नारायणा हॉस्पिटल में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ इंटरवेंशंस के लिए अवेलेबल हूँ, और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसको एक सॉल्यूशन देने में सक्षम हैं। अभी इसके लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर और कम्युनिटी सब में अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हम इसके लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो भी उसी पार्ट का उसी चीज़ के लिए एक ज़रिया है। थैंक्स अ लॉट।